बच्चों, माई सेल्फ रीनू गहलोत और आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 11th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर या फिर आप बोल सकते हैं आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर, बुक का 16 नंबर का चैप्टर जिसका नाम है पाचन और अवशोषण। तो हम पढ़ रहे थे आपकी बायोलॉजी की बुक का 16 नंबर का चैप्टर पाचन और अवशोषण। इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया कि क्या क्या पढ़ना है हमें। जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ 2 ही चीज़ों के बारे में पढ़ना है। यही बताया था मैंने कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें किसके बारे में पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है? और वो 2 चीज़ें कौन-कौन सी है? वो 2 चीज़ें हैं, पहला था पाचन और दूसरा था अवशोषण। यही बताया मैंने कि पूरे चैप्टर के अंदर हमें यही पढ़ना है। तो हम लोगों ने इसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था पाचन, ठीक है? पाचन के अंदर मैंने आपको बताया कि पाचन कहाँ पर होता है? पाचन होता है पाचन तंत्र में, ठीक है? यही बताया था कि पाचन कहाँ पर होता है? पाचन होता है पाचन तंत्र के अंदर। फिर मैंने आपको बताया जो हमारा पाचन तंत्र है वह 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला आहार नाल, दूसरा सहायक ग्रंथियाँ, ठीक है? तो पाचन तंत्र में हमें किसके बारे में पढ़ना है? आहार नाल और सहायक ग्रंथियों के बारे में, ठीक है? यही बताया था। तो हम लोगों ने आहार नाल के बारे में पढ़ लिया, सहायक ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि किस तरह आहार नाल और सहायक ग्रंथियाँ मिलकर भोजन का पाचन करती है। किस प्रकार आहार नाल और सहायक ग्रंथियाँ मिलकर भोजन के जटिल अणु को सरल अणु में परिवर्तित करती है ताकि उनका क्या हो सके? उनका अब्जॉर्प्शन हो सके। क्लियर है? तो हम लोग बात कर रहे थे, मैंने आपको पाचन बताया था कि किस प्रकार क्या होता है आहार नाल और सहायक ग्रंथियां मिलकर भोजन का पाचन करती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट कि किस प्रकार की हमारी आहार नाल कार्बोहाइड्रेट के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित कर देती है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन होता है उसका पाचन किस प्रकार होता है। फिर मैंने आपको बताया था वसा, वसा का पाचन किस प्रकार होता है कि किस प्रकार वसा के जटिल अणुओं को वसा के सरल अणुओं में परिवर्तित किया जाता है। आज हम लोग बात करेंगे किसकी? न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है? या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की कि इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का पाचन किस प्रकार होता है। तो देखते हैं, जैसे ही हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को कंप्लीट कर लेंगे हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है पाचन वाला ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो आइए देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट बताया था, तो मैंने आपको जब कार्बोहाइड्रेट बताया था तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसका पाचन पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना है कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई कौन सी है और कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है। वैसे ही अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का डाइजेशन या फिर न्यूक्लिक अम्ल का डाइजेशन, ठीक है? तो जो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड है, हम पता करेंगे कि जो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड है, वह किस किस से मिलकर बना है, ठीक है? जिसके डाइजेशन का हम जिसके पाचन की बात कर रहे हैं, उसको हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि वह किस-किस से मिलकर बना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पता था आपको, जैसे कार्बोहाइड्रेट का पता था किससे मिलकर बना है? कार्बोहाइड्रेट मिलकर बना होता है सैकेराइड से, ठीक है? ठीक उसी प्रकार प्रोटीन का बताया मैंने, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन जो होता है वो हमारी अमीनो अम्ल से, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो अम्ल से। तो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो अम्ल से। ठीक उसी प्रकार हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है या फिर जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल है, वह किस-किस से मिलकर बना है। फिर जब हमें पता पड़ जाएगा कि न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर बना है, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि इसका पाचन किस प्रकार होता है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल के तत्व, मतलब जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल है, वह किस-किस से मिलकर बना है। ठीक है? तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वह 3 चीज़ों से मिलकर बना है। जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल है वह 3 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला पेंटोज़ शुगर, किससे मिलकर बना है? पेंटोज़ शुगर। पेंटोज़ मतलब 5 कार्बन की शुगर से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हमारा न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर बना है? पेंटोज़ शुगर से। फिर दूसरा आता है नाइट्रोजिनस बेस। दूसरा क्या आता है? नाइट्रोजिनस बेस।
और तीसरा आता है फिर फॉस्फेट ग्रुप। क्या आता है? फॉस्फेट ग्रुप। तो जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल है या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है वो किससे मिलकर बना है? तो सबसे पहले हमारा न्यूक्लिक अम्ल 3 चीजों से मिलकर बना है और वो 3 चीजें कौन कौन सी है? पहली है हमारी पेंटोज शुगर, दूसरी है नाइट्रोजिनस बेस और तीसरी है फॉस्फेट ग्रुप। तो देखो पेंटोज में मैंने आपको बताया 5 कार्बन की शुगर है, तो कैसी होती है? ठीक है, ठीक है, ये 1 नंबर का कार्बन, ये 2 नंबर का कार्बन, ये 3 नंबर का और ये 4 नंबर का और ये 5 नंबर का कार्बन। ये हो गई हमारी पेंटोज शुगर। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया किससे मिलकर बना है? न्यूक्लिक अम्ल नाइट्रोजिनस बेस से। तो अब हमें क्या बात करनी है? जो नाइट्रोजिनस बेस है उसके बारे में बात करनी। तो देखो नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? नाइट्रोजिनस बेस या फिर नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एडेनिन, दूसरा ग्वानिन, तीसरा थायोमिन, चौथा साइटोसिन और 5वां यूरेसिल। क्लियर? जो हमारे नाइट्रोजन क्षार होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। पहला एडेनिन, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से। फिर क्या आता है? ग्वानिन। ग्वानिन को हम किससे डिनोट करते हैं? जी से। क्लियर है कि पहला आता है एडेनिन जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, दूसरा आता है ग्वानिन जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, तीसरा आता है थाइमिन जिसे हम टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर आता है साइटोसिन। साइटोसिन को हम सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? साइटोसिन को हम सी से डिनोट करते हैं। क्लियर है? फिर आता है यूरेसिल। यूरेसिल को हम यू से डिनोट करते हैं। तो जो हमारा नाइट्रोजन क्षार होता है, नाइट्रोजिनस बेस होता है, वह 5 चीजों से मिलकर बना होता है। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा पेंटोज शुगर और ये हो गया हमारा नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता होगा डीएनए और आरएनए के बारे में। तो जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। ठीक है, और इसमें राइबोज शुगर होती है। आरएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर होती है। वही डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज। डीएनए के अंदर कौन सी शुरू होती है? शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज। और एन का क्या है? न्यूक्लिक एसिड। और इसका राइबोज शुगर होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, वहीं आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है। अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं कि डीएनए आरएनए अलग अलग कैसे होते हैं, कि डीएनए आरएनए क्या क्या होते हैं। तो डीएनए आरएनए क्या होता है? होता तो इनमें सिर्फ नाइट्रोजिनस बेस ही है, बट क्या होता है, मैंने बताया टोटल कितने प्रकार के नाइट्रोजिनस बेस है? 5 प्रकार के नाइट्रोजिनस बेस है। इसमें से आधे डीएनए में उपस्थित होते हैं और आधे आरएनए में उपस्थित होते हैं। डीएनए और आरएनए अलग अलग क्यों है? क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन बेस है वह अलग अलग होते हैं। क्लियर? तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डीएनए की। किसकी बात कर रहे हैं? डीएनए की। डीएनए किससे मिलकर बना है या फिर कौन सी शुगर से मिलकर बना है? डीऑक्सीराइबोज शुगर से मिलकर बना है। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डी इसलिए डीऑक्सीराइबोज शुगर से मिलकर बना है। एन मतलब न्यूक्लिक और ए मतलब एसिड। तो डीएनए किससे मिलकर बना है? डीऑक्सीराइबोज शुगर से मिलकर बना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनस क्षार या फिर नाइट्रोजनस बेस उपस्थित होते हैं। तो देखो डीएनए के अंदर सबसे पहले एडेनिन क्या उपस्थित है? एडेनिन। फिर आता है ग्वानिन, फिर आता है थाइमिन और फिर आता है साइटोसिन। मैंने आपको कितने नाइट्रोजनस बेस बताए थे? मैंने आपको बताए थे 5 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। कितने? 5। उन 5 में से एक नाइट्रोजनस बेस डीएनए के अंदर एब्सेंट है, डीएनए के अंदर अनुपस्थित है, और वो नाइट्रोजनस बेस कौन सा है? यूरेसिल। तो डीएनए के अंदर यूरेसिल को छोड़कर बाकी सारे नाइट्रोजनस बेस उपस्थित होते हैं। क्लियर है कि जो हमारा डीएनए है इसके अंदर यूरेसिल को छोड़कर बाकी सारे नाइट्रोजनस बेस उपस्थित होते हैं।
कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। क्लियर है? एडेनिन को हमने ए से डिनोट कर दिया, फिर ग्वानिन को हमने जी से, और थाइमिन को टी से, और साइटोसिन को सी से डिनोट कर दिया। तो डीएनए के अंदर कौन नहीं पाया जाता, कौन सा नाइट्रोजनस बेस नहीं होता? यूरेसिल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए के अंदर पाया नहीं जाता है, तो आपको बताना है यूरेसिल जो होता है, यूरेसिल जिसे हम यू से डिनोट करते हैं, यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस हमारे डीएनए के अंदर एब्सेंट होता है। क्लियर है? और डीएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। ठीक है? डीएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब बात आती है आरएनए की। आरएनए के अंदर क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है? राइबोस शुगर होती है। ठीक है? अब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं? 5। कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन और यूरेसिल। तो जो डीएनए है उसमें यूरेसिल नहीं पाया जाता है। अब बात कर रहे हैं हम आरएनए की। तो आरएनए के अंदर ये जो डीएनए में थाइमिन होता है ना, इसकी जगह क्या आ जाता है? यूरेसिल। मतलब डीएनए के अंदर जो थाइमिन होता है उसकी जगह कौन आ जाता है? आरएनए के अंदर यूरेसिल आ जाता है। थाइमिन को रिप्लेस कर देता है। थाइमिन को कौन रिप्लेस करता है? थाइमिन को रिप्लेस कर देता है यूरेसिल। किसके अंदर? आरएनए के अंदर। ध्यान से सुनना कि आरएनए के अंदर यूरेसिल किसको रिप्लेस कर देता है? थाइमिन को। मतलब डीएनए के अंदर जो थाइमिन पाया जाता है वो थाइमिन आरएनए के अंदर नहीं पाया जाता है। यहाँ पर थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है? यूरेसिल। क्या पाया जाता है? यूरेसिल। समझ रहे हैं मेरी बात कि जो हमारा आरएनए है इसमें क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है? क्लियर है? तो जो हमारा आरएनए है उसके अंदर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। मतलब डीएनए के अंदर अगर हम थाइमिन को हटाकर क्या लगा दें? यूरेसिल, तो वह क्या बन जाएगा? आरएनए। क्या बन जाएगा? आरएनए। अगर डीएनए के अंदर से हम थाइमिन को हटाकर यूरेसिल लगा दे तो क्या बन जाएगा? आरएनए। क्यों? क्योंकि देखो पहले नंबर पर एडेनिन है, यहाँ पर भी एडेनिन, दूसरे नंबर पर ग्वानिन, यहाँ पर भी ग्वानिन, तीसरे नंबर पर थाइमिन, यहाँ पर भी क्या है? यूरेसिल। ठीक है? और चौथे नंबर पर साइटोसिन, तो यहाँ पर भी साइटोसिन। फर्क कहाँ पर आया? फर्क आया सिर्फ और सिर्फ थाइमिन और यूरेसिल की जगह पर। थाइमिन तो कहाँ पर उपस्थित है? डीएनए में। वही आरएनए में क्या उपस्थित है? यूरेसिल। क्लियर है कि बाकी सारे नाइट्रोजनस तो बेस सेम है, एडेनिन की जगह एडेनिन है, ग्वानिन की जगह ग्वानिन है, साइटोसिन की जगह साइटोसिन है, परंतु डीएनए के अंदर जो थाइमिन होता है, डीएनए के अंदर जो थाइमिन होता है उसकी जगह आरएनए के अंदर क्या उपस्थित होता है? यूरेसिल। ठीक है? तो आरएनए के अंदर कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेस उपस्थित होते हैं? आरएनए के अंदर उपस्थित होता है एडेनिन, दूसरा ग्वानिन, तीसरा यूरेसिल और चौथा साइटोसिन। तो जो हमारा आरएनए होता है उसके अंदर ये 4 नाइट्रोजनस बेस उपस्थित होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि डीएनए को आरएनए कैसे बनाया जाए, तो डीएनए को अगर आरएनए बनाना है तो डीएनए के अंदर से हमें थाइमिन को हटाना होगा और वहां पर क्या लगाना होगा? यूरेसिल। क्लियर है? तो हमारा जो आरएनए है वो अगर पूछा जाए कि आरएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। कौन, और अगर फिर क्वेश्चन पूछे कि आरएनए के अंदर कौन सा नाइट्रोजनस बेस अनुपस्थित होता है, क्वेश्चन क्या है? आरएनए के अंदर कौन सा नाइट्रोजनस बेस अनुपस्थित होता है, तो आपको बताना है थाइमिन। क्लियर है? आरएनए के अंदर कौन सा नाइट्रोजनस बेस अनुपस्थित होता है, तो वो होता है हमारा थाइमिन। वही अगर क्वेश्चन पूछे कि डीएनए के अंदर कौन सा नाइट्रोजनस बेस अनुपस्थित होता है, तो हमें बताना है यूरेसिल। क्लियर है? तो ये थे हमारे नाइट्रोजनस बेस। ठीक है? मैंने क्या बताया, जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल है वह किससे मिलकर बना है? पेंटोस शुगर से। ये हमारी 5 कार्बन की शुगर है, पेंटोस शुगर। फिर हम लोगों ने बात करी नाइट्रोजनस बेस की। ठीक है? तो अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह एक न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। क्लियर है कि किस तरह एक न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है।
तो देखो सबसे पहले क्या होता है पेंटोस शुगर, क्या होता है पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस। क्या बोल रहा है पेंटोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेस आपस में जुड़ जाते हैं। मैंने आपको बताया कि जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल है वह 3 चीजों से मिलकर बना है। पहला पेंटोस शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट समूह। तो सबसे पहले अगर हम 2 चीजों को जोड़ते हैं पेंटोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेस को, तो किसका निर्माण होता है न्यूक्लियोसाइड का। किसका निर्माण हो रहा है न्यूक्लियोसाइड का। देखो पेंटोस शुगर तो हमारी ये शुगर है, यही बनाई थी मैंने, 5 कार्बन की शुगर है हमारी, 1 2 3 4 और 5। क्लियर है। फिर जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है इसको हम डिफाइन नहीं करते हैं, इसको हम एन भी लिख देते हैं। नाइट्रोजन क्षार को हम नाइट्रोजनस बेस करके लिख देते हैं। तो जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और ये नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर के कहाँ पर जुड़ते हैं फर्स्ट नंबर के कार्बन पर। कहाँ पर जुड़ते हैं नाइट्रोजिनस बेस पेंटोस शुगर के फर्स्ट नंबर के कार्बन पर जुड़ते हैं। तो जब पेंटोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेस आपस में जुड़ेंगे तो किसका निर्माण होता है न्यूक्लियोसाइड का। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है नाइट्रोजिनस बेस या फिर नाइट्रोजन क्षार और पेंटोस शुगर के मिलने से किसका निर्माण होता है हमारे न्यूक्लियोसाइड का। और जो हमारी नाइट्रोजिनस बेस है वह पेंटोस शुगर के कौन से कार्बन पर जुड़ती है 1 नंबर के कार्बन पर जुड़ती है। तो देखो ठीक है, यही है 1 नंबर का कार्बन, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का और ये 5 नंबर का कार्बन। ठीक है, और ये क्या बना हमारा बंध। इस बंध को हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बंध। तो एन ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण कैसे होता है जब नाइट्रोजन क्षार और पेंटोस शुगर आपस में जुड़ते हैं तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये कौन सा बंध है एन ग्लाइकोसिडिक बंध। और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो देखो किस प्रकार पेंटोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के जुड़ने से न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब 2 चीजें तो जुड़ गई, अब हमें कौन सी चीज जोड़नी है तीसरी चीज। तो पहला तो था नाइट्रोजन बेस, दूसरा था पेंटोस शुगर, दोनों जुड़ गए क्या बन गया न्यूक्लियोसाइड। अगर क्वेश्चन पूछे कि न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है तो न्यूक्लियोसाइड में पेंटोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। फिर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एमसीक्यूज के अंदर कि कौन से बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होते हैं तो एन ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा। इस बंध को हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बंध बोलते हैं। ठीक है, और कौन से नंबर के कार्बन पर 1 नंबर के कार्बन पर। अब इसमें कौन ऐड करना है जब न्यूक्लियोसाइड में कौन ऐड होता है फॉस्फेट समूह। न्यूक्लियोसाइड पर कौन ऐड होता है फॉस्फेट समूह, तो उसे हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसमें सिर्फ इस वर्ड का अंतर है, इसमें इस वर्ड का न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर हम फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ते हैं तो क्या बनता है न्यूक्लियोटाइड। और याद रखना फॉस्फेट ग्रुप कौन सी नंबर के कार्बन पर जुड़ता है 5 नंबर के कार्बन पर जुड़ता है। क्लियर है कि फॉस्फेट ग्रुप कौन से नंबर के कार्बन पर जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है आपस में कौन से नंबर के कार्बन पर 5th नंबर के कार्बन पर। देखो यहाँ पर मैं बनाती हूँ न्यूक्लियोसाइड। क्लियर है, ये क्या है न्यूक्लियोटाइड है। अब मैं क्या बनाने जा रही हूँ न्यूक्लियोसाइड। ये हमारा नाइट्रोजनस बेस और ये क्या बना हमारा एन ग्लाइकोसिडिक बंध। ये है हमारा फॉस्फेट ग्रुप और ये फॉस्फेट ग्रुप हमेशा 5 नंबर के कार्बन से जुड़ता है। ठीक है,
और ये जिस बंध के द्वारा जुड़ता है इसे हम बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोएस्टर बंध। ठीक है, तो जो हमारा हमारा क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट समूह होता है, वह न्यूक्लियोसाइड से या फिर आप बोल सकते हो वो पेंटोज शुगर के 5th नंबर के कार्बन से जिस बंध से जुड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उस बंध को हम बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और ये हमारी कौन सी संरचना है? न्यूक्लियोटाइड। कौन सी संरचना है हमारी? न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले क्या है, पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। और ये क्या है? हमारा एक न्यूक्लियोसाइड है। और नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर जिस बंध के द्वारा जुड़ते हैं उसे हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यूज के अंदर कि कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा। और कितने नंबर के कार्बन पर? 1 नंबर के कार्बन पर। फिर आता है कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर जब हम फॉस्फेट समूह को ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब न्यूक्लियोटाइड, ये जो न्यूक्लियोसाइड था इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? फॉस्फेट ग्रुप। जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो ये क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और फॉस्फेट समूह न्यूक्लियोसाइड से कौन से बॉन्ड से जुड़ता है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। क्लियर है? फिर जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। तो क्लियर है कि किस प्रकार पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, कि किस प्रकार पेंटोज शुगर नाइट्रोजन क्षार मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट समूह ऐड होता है तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड्स। और किस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अब हम देखते हैं आगे। देखो मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये क्या है? हमारा पेंटोज शुगर, यही बताया था। और ये इसका 5th नंबर का कार्बन और ये नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर से जब जुड़ता है तो कौन से कार्बन से जुड़ता है? 1st नंबर का। और कौन से बंध का निर्माण करता है? एन ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण करता है। देखो ये जो 1 नंबर लिख रही हूँ, यहाँ पर 1 नंबर लिख रही हूँ, ये कौन सा बंध है? एन ग्लाइकोसिडिक बंध। एन ग्लाइकोसिडिक बंध नाम यहाँ पे है और ये डायग्राम के अंदर देखो। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जब ये देखो, पहले नंबर कर देती हूँ एक बार इसका, कि ये 1 कार्बन, 2, 3, 4 और ये 5 नंबर का कार्बन। क्लियर? अब देखो क्लियर है? अब क्या है, ये क्या बन गया हमारा? न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड में कौन ऐड होगा? फॉस्फेट समूह। तो ये क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड जो भी या फिर जो हमारा फॉस्फेट समूह है वो कौन से कार्बन पर ऐड होता है? 5th नंबर के कार्बन पर। और कौन सा बॉन्ड का निर्माण करता है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का। और ये यहाँ पर ये रहा। ठीक है, तो ये वाला जो बंध है एन ग्लाइकोसिडिक बंध, ये वाला जो बंध है फॉस्फोएस्टर बंध। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं एक न्यूक्लियोसाइड बना देती हूँ। वन, टू, थ्री, 4, 5। ठीक है, और ये फॉस्फेट ग्रुप कौन सी नंबर के कार्बन से कनेक्ट है? 5th नंबर के कार्बन से। और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना? एन ग्लाइकोसिडिक बंध बना। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये कौन सा बंध है? एन ग्लाइकोसिडिक और ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो किसका निर्माण होगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, तो अब हम किसका निर्माण कर रहे हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। ये क्या है? ये भी एक न्यूक्लियोसाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोसाइड है। तो अब हम क्या बना रहे हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बना रहे हैं। ठीक है, ये भी क्या है? न्यूक्लियोसाइड।
और ये भी क्या है, न्यूक्लियोसाइड। क्लियर। तो जब हम दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होगा। अब देखो, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कौन से बंध के द्वारा जुड़ते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा। कौन से बंध के द्वारा, फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बंध कैसे बनता है। तो दो न्यूक्लियोटाइड या फिर दो या दो से अधिक न्यूक्लियोटाइड आपस में कौन से बंध के द्वारा जुड़ते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा। ठीक है, और फॉस्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण होता है कौन से कार्बन के बीच में, जो ये 3 नंबर का कार्बन होता है और ये वाला जो फॉस्फेट होता है, इसके बीच में किसका निर्माण होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बंध का। तो फॉस्फोडाइएस्टर बंध समझ में आया कि दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं, दो न्यूक्लियोसाइड आपस में जिस बंध के द्वारा जुड़ते हैं उस बंध को हम क्या बोलते हैं, उस बंध को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टरेज। फॉस्फोडाइएस्टरेज बॉन्ड। ठीक है, तो दो या दो से अधिक न्यूक्लियोटाइड आपस में कौन से बंध के द्वारा जुड़ते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, एमसीक्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर से कौन से बंध के द्वारा जुड़ते हैं, तो एन ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा। फिर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, फॉस्फेट ग्रुप कैसे जुड़ता है, फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोएस्टर बंध के द्वारा जुड़ता है। और जब न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर हम लोग बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना होता है, जब बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड्स को जोड़ना होता है तो कौन सा बंध बनता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण होता है। क्लियर है, तो ये है हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बना लिया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बना लिया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्लियर है। तो अब एक चीज देखो, जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल है, क्या, जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल है, जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल है, उस न्यूक्लिक अम्ल का, जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल है उसका जटिल रूप क्या है, उस न्यूक्लिक अम्ल का जटिल रूप है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मतलब हमारे भोजन के अंदर न्यूक्लिक एसिड या फिर जो भी होगा वो किस फॉर्म में होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में। हमें उसे किस रूप में तोड़ना होगा, हमें उसे पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस के फॉर्म में तोड़ना होगा, तब उसका पाचन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल का पाचन कैसे होगा, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है उसका जटिल रूप क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को हमें किस में तोड़ना है, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस में। ठीक है, तो इसका जटिल रूप क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइएस्टर बंध से एक दूसरे से जुड़ते हैं तो क्या बनता है, तब बनता है हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो जो भी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अब हमें क्या करना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का ब्रेक डाउन करना है। तो इसका जटिल रूप क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसका ब्रेक डाउन या फिर इसका क्या करना है हमें, इसका करना है हमें पाचन। क्या करना है, पाचन। इसका करना है हमें पाचन। क्लियर है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का पाचन करना है और हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर। ठीक है, पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर। क्लियर। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लिक अम्ल या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का पाचन। तो देखते हैं कि किस प्रकार हम क्या करेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से क्या बनाएंगे, फॉस्फेट समूह का निर्माण करेंगे। ठीक है, किस प्रकार पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का हम पाचन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, हमें क्या करना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लिक एसिड का पाचन करना है। क्लियर है, तो जो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है इसका जटिल रूप है, अब हमें क्या करना है, इसका पाचन। ठीक है, तो जो भी हमारा भोजन होगा या फिर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगा वो किस फॉर्म में होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में या फिर न्यूक्लिक अम्ल के फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसे ही यह कहाँ पर आएगा, हमारे मुख में आएगा, तो इसका पाचन करने वाला कोई भी एंजाइम हमारे मुख में नहीं है।
फिर ये कहाँ जाएगा, हमारे ग्रसनी से होते हुए, ग्रसिका से होते हुए हमारे आमाशय में। आमाशय में भी कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का पाचन कर सके। फिर ये कहाँ जाएगा, हमारी छोटी आंत में जाएगा। फिर छोटी आंत के अंदर क्या-क्या होते हैं, 3 जगहों के वहाँ पे या फिर 3 टाइप के रस होते हैं जो क्या करते हैं, पाचन होते हैं। पहला पित्त रस, तो पित्त रस में भी कोई भी एंजाइम नहीं होता है। फिर आता है अग्नाशय रस, तो अग्नाशय रस के अंदर क्या होता है, अग्नाशय रस के अंदर होता है फॉस्फोडाइएस्टर एंजाइम। जब मैंने आपको अग्नाशय रस पढ़ाए हैं, तब मैंने आपको बताया है कि अग्नाशय रस में क्या होता है, फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम होता है। यह फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम क्या करता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को तोड़ता है। भाई अभी मैंने आपको बताया पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बने हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बने हैं, जब दो न्यूक्लियोटाइड कौन से बंध से जुड़ते हैं, जब दो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइएस्टर बंध से जुड़ते हैं तो क्या बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यही तो बताया मैंने कि दो न्यूक्लियोटाइड कैसे, जब दो न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोडाइएस्टर बंध से जुड़ते हैं तो क्या बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये क्या है आपका, फॉस्फोडाइएस्टर बंध। तो अब हमने कौन सा एंजाइम लिया, फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम। ऐसा एंजाइम जो कौन से बंध का ब्रेक डाउन कर रहा है, इस बंध का ब्रेक डाउन कर रहा है और क्या बना रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स बना रहा है। क्लियर है। तो जो भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसका पाचन कैसे होगा, जैसे ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमारी छोटी आंत के अंदर जाएगा, जैसे ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमारी छोटी आंत के अंदर जाएगा तो छोटी आंत में उपस्थित अग्नाशय रस, छोटी आंत में उपस्थित अग्नाशय रस फॉस्फोडाइएस्टरेज, ऐसा एंजाइम जो कौन से बंध को तोड़ेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ेगा। ठीक है, तो उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड पर कौन काम करेगा, उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड पर काम करेगा हमारा फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम। और यह फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम क्या बनाएगा, एन न्यूक्लियोटाइड्स बना देगा, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स बना देगा। ठीक है, और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बना देगा। ठीक है, ये यहाँ पर मान लो। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स बना देगा। तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसका पाचन कहाँ पर होता है, जैसे ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमारी छोटी आंत में जाता है, वहां पर छोटी आंत में अग्नाशय रस में उपस्थित फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम फॉस्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ देता है और क्या बनाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाता है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बना देता है। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो देखो ये क्या है, हमारी नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर और क्या है, फॉस्फेट समूह। ये तीनों क्या बना लिया, न्यूक्लियोटाइड्स। तो बहुत सारे क्या बन गए, न्यूक्लियोटाइड्स बन गए। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर कौन सा एंजाइम करता है, न्यूक्लियोटाइडेज। कौन सा एंजाइम कार्य करेगा, न्यूक्लियोटाइड पर कौन सा एंजाइम कार्य करेगा, न्यूक्लियोटाइडेज। ऐसा एंजाइम जो कौन से बंध को तोड़ेगा, न्यूक्लियोटाइडेज को पाचन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो क्या होगा, ये क्या है, हमारी न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजिनस बेस, ये 5वां कार्बन और ये फॉस्फेट ग्रुप, और कौन से बंध के द्वारा जुड़ा है, फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड्स पर कौन सा एंजाइम करेगा, न्यूक्लियोटाइडेज। कौन सा एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड्स पर जब न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम कार्य करता है तो फॉस्फोएस्टर बंध का क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो न्यूक्लियोटाइडेज पर न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम कार्य करेगा तो कौन से बंध का ब्रेक डाउन होगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का, और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का टूटना होगा और क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। प्रीवियस में मैंने आपको क्या बताया कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, नाइट्रोजिनस बेस और प्लस 5 कार्बन की शुगर मिलकर क्या बनाएगी, हमारा 5 कार्बन की शुगर मिलकर बनाएगी हमारा न्यूक्लियोसाइड। यही बताया मैंने, कि 5 कार्बन की शुगर और नाइट्रोजिनस बेस मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो देखो ये क्या था, हमारा न्यूक्लियोटाइड था, इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ, ये वाला बंध का, तो क्या बना,
जब इस वाले बॉन्ड का ब्रेक डाउन हुआ तो कौन बचा? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस। कौन बचा? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, और क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स पर कौन सा एंजाइम कार्य करता है? न्यूक्लियोटाइड्स पर कौन कार्य करता है? न्यूक्लियोटाइडेज। और कौन से बंध का ब्रेक डाउन करता है? फॉस्फोएस्टर बंध का। कौन से बंध का? फॉस्फोएस्टर बंध का ब्रेक डाउन करता है और न्यूक्लियोसाइड बनाता है। ठीक है, अब चीज देखो, न्यूक्लियोटाइड के अंदर से क्या बाहर निकला? न्यूक्लियोटाइड के अंदर से फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकल गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट समूह बाहर निकल जाता है और क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। सॉरी, न्यूक्लियोटाइड में से, किसमें से? न्यूक्लियोटाइड में से क्या बाहर निकलता है? फॉस्फेट समूह, और क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड। क्लियर है कि न्यूक्लियोटाइड्स किस किस से मिलकर बना होता है? फॉस्फेट समूह, नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर। तो जब हम न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट समूह को बाहर निकाल देते हैं, जब हम न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट समूह को बाहर निकाल देते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। ठीक है, तो कैसे न्यूक्लियोटाइड से क्या बना? न्यूक्लियोसाइड। क्लियर है? फिर इस न्यूक्लियोसाइड पर कौन एक्ट करता है? इस न्यूक्लियोसाइड पर एक्ट करता है हमारा इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस कौन सा? न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोसाइड पर कौन एक्ट कर रहा है? न्यूक्लियोसाइडेज। तो और न्यूक्लियोटाइड पर कौन एक्ट कर रहा है? न्यूक्लियोटाइडेज। ठीक है, तो देखो, न्यूक्लियोसाइड पर कौन सा एंजाइम एक्ट करता है? न्यूक्लियोसाइड पर एक्ट करता है हमारा न्यूक्लियोसाइडेज। तो न्यूक्लियोसाइड पर जब न्यूक्लियोसाइडेज एक्ट करता है तो इसमें से नाइट्रोजिनस बेस बाहर निकल जाते हैं और क्या बचता है? फॉस्फेट समूह। क्या बचता है? फॉस्फेट समूह। और यहाँ पर हमारा न्यूक्लिक अम्ल या पॉलीन्यूक्लियोटाइड का पाचन हो गया है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो जटिल रूप था उससे हमने क्या बना दिया? फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजनस बेस को अलग अलग कर दिया और क्या कर दिया? इसका पाचन कर दिया। क्लियर है? तो देखो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है, जैसे ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हमारी छोटी आंत के अंदर आते हैं वहां पर अग्नाशय रस में कौन उपस्थित होता है? फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम। मतलब जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड पर फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम कार्य करते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, और यह एंजाइम कौन से बंध का ब्रेक डाउन करते हैं? कौन से बंध का ब्रेक डाउन करते हैं? कौन से बंध को तोड़ते हैं? फॉस्फोडाइएस्टरेज बंध को। फिर क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। जैसे ही इन न्यूक्लियोटाइडेज पर पेनक्रियाटिक एंजाइम या सॉरी पेनक्रियाटिक जूस अग्नाशय रस कार्य करता है, न्यूक्लियोटाइडेज। ठीक है, न्यूक्लियोटाइडेज। और ये न्यूक्लियोटाइडेज किससे परिवर्तित कर देता है? एन न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में से। क्यों? क्योंकि इसमें से जो फॉस्फेट समूह है वह बाहर निकल जाता है। और कौन से बंध का ब्रेक डाउन होता है? फॉस्फोएस्टर बंध का। कौन से बंध का ब्रेक डाउन होता है? फॉस्फोएस्टर बंध का। ये भी पूछा जाता है। फिर न्यूक्लियोसाइड्स पर कौन एक्ट करता है? न्यूक्लियोसाइड्स पर हमारी छोटी आंत का जो आंतरिक रस होता है वह कार्य करता है। कौन? न्यूक्लियोसाइडेज। और यह न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियोसाइड को किसमें परिवर्तित करता है? फॉस्फेट समूह के अंदर परिवर्तित करता है। और न्यूक्लियोसाइड में से कौन बाहर निकलता है? नाइट्रोजन क्षार। जब बाहर निकल जाता है तो क्या बचता है? सिर्फ फॉस्फेट समूह। और इस तरह से न्यूक्लिक एसिड का पाचन होता है। आप लोगों को क्या चीज ध्यान रखनी है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड से जब न्यूक्लियोटाइड बनते हैं तो कौन से बंध का ब्रेकडाउन होता है? कौन सा बंध टूटता है? फॉस्फोडाइएस्टर बंध। कौन सा बंध टूटता है? फॉस्फोडाइएस्टर बंध। ठीक है, फिर पूछा जाता है न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड बनता है तो कौन से बंध का ब्रेकडाउन होता है? तो जब न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है तो कौन से बंध का टूटता है? फॉस्फोएस्टर बंध का। क्लियर है? फिर जब न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट बनता है, नाइट्रोजनस बेस अलग होता है, तो कौन से बंध का ब्रेकडाउन होता है? एन ग्लाइकोसिडिक बंध का। देखो, ये पेंटोज शुगर है, यहाँ पर ये एन ग्लाइकोसिडिक बंध है। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा जब तो ये दोनों अलग अलग होंगे, और जब ये दोनों अलग अलग होंगे तो क्या हो जाएगा? उसका पाचन कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन मोस्टली ये पूछा जाता है कि कौन से बंध का ब्रेकडाउन सबसे पहले होता है? तो सबसे पहले ब्रेकडाउन होता है हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बंध का। तो सबसे पहले कौन सा बंध टूटेगा? सबसे पहले फॉस्फोडाइएस्टर बंध टूटेगा। फिर कौन सा बॉन्ड टूटता है? फॉस्फोएस्टर बंध। और फिर कौन सा बंध टूटता है? एन ग्लाइकोसिडिक बंध।
तो इस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड को किसमें परिवर्तित किया जाता है? फॉस्फेट समूह, नाइट्रोजनस बेस सब अलग-अलग कर दिए जाते हैं। क्लियर है कि सबसे पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को कौन ऐड करता है? हमारा फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम, और क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड्स। और इन न्यूक्लियोटाइड्स पर कौन ऐड करता है? न्यूक्लियोसाइड टाइडेज, और यह न्यूक्लियोटाइड्स को किसमें परिवर्तित करता है? न्यूक्लियोसाइड में। क्लियर है? और इस न्यूक्लियोसाइड पर कौन ऐड करता है? न्यूक्लियोसाइडेज, और क्या बनाता है? फॉस्फेट समूह। ठीक है, और ये एंजाइम्स ध्यान रखना कि फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम कहाँ से आ रहा है? हमारे अग्नाशय रस से आ रहा है। वही न्यूक्लियोटाइडेज कहाँ से आ रहा है? हमारे अग्नाशय रस से आ रहा है। और जो हमारा न्यूक्लियोसाइडेज है वो कहाँ से आ रहा है? हमारे इंटेस्टाइनल आंतरीय रस से आ रहा है। जब मैंने आपको इनके एंजाइम्स इनके जूसेस पढ़ाए थे, आंतरीय रस, अग्नाशय रस, तो तब मैंने आपको एक-एक चीज़ अच्छे से पढ़ा रखी है, ठीक है? जिन बच्चों ने देखा है या फिर अच्छे से समझा है उनको याद होगा। तो अब देखो, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन शुरू छोटी आंत में होता है। देखो यहाँ पर कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का ब्रेकडाउन सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड जटिल रूप है। इस जटिल रूप का ब्रेकडाउन हुआ न्यूक्लियोटाइड में, और कहाँ पर हुआ? छोटी आंत के अंदर। क्यों? क्योंकि जो अग्नाशय रस है वो कहाँ पर कार्य कर रहा है? पैनक्रियाटिक जूस हमारे अग्नाशय रस के अंदर। क्यों? क्योंकि आमाशय में कोई भी एंजाइम नहीं होता है जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का पाचन करे। तो जो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसका पाचन कहाँ पर शुरू होता है? हमारी छोटी आंत के अंदर। ठीक है, फिर लास्ट वाला एंजाइम देखो, इंटेस्टाइनल जूस, और यहीं पर इसको क्या कर दिया गया है? इसका पूरा ब्रेकडाउन हो गया है। तो जो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसका पाचन कहाँ पर समाप्त होता है? कहाँ पर समाप्त होता है? हमारी छोटी आंत के अंदर ही। तो एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन कहाँ पर शुरू होता है? हमारी छोटी आंत के अंदर। फिर क्या पूछा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल का पाचन समाप्त कहाँ होता है? हमारी छोटी आंत के अंदर। न्यूक्लिक अम्ल का पाचन कहाँ पर शुरू होता है? न्यूक्लिक अम्ल का पाचन शुरू होता है हमारी छोटी आंत के अंदर, और समाप्त कहाँ होता है? हमारी छोटी आंत के अंदर। क्लियर है? फिर एक लाइन है, अधिकांश पाचन छोटी आंत के गृहिणी भाग में संपन्न होता है। अधिकांश पाचन कहाँ पर होता है? ये लाइन बोल रही है कि अधिकांश पाचन छोटी आंत के गृहिणी भाग में होता है। जो मैक्सिमम डाइजेशन है, अधिकांश पाचन कहाँ पर हो रहा है? हमारे छोटी आंत के गृहिणी भाग में। मतलब आप देखोगे, जिसमें हम लोगों ने किसके पाचन की बात करी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और पॉलीन्यूक्लियोटाइड पाचन की बात करी। अगर आप लोगों ने इनको ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों को पता चला होगा कि मैक्सिमम डाइजेशन, अधिकांश पाचन, अधिकांश पाचन कहाँ पर समाप्त होता है? अधिकांश पाचन छोटी आंत के गृहिणी भाग में होता है। क्लियर है? अगर ओवरऑल पूछा जाए कि मैक्सिमम डाइजेशन या फिर अधिकांश पाचन कहाँ होता है, तो आपको बताना है छोटी आंत, और छोटी आंत के भी अगर ऑप्शन हो तो आपको बताना है छोटी आंत के गृहिणी भाग में, डुडोनियम भाग के अंदर पाचन होता है। तो यहाँ पर हमारा पाचन वाला पार्ट समाप्त होता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में या फिर जब भी हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं तब आपको बताती हूँ कि इस पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जैसे कि चैप्टर का नाम है, चैप्टर का क्या नाम है? पाचन एवं अवशोषण, यही नाम है चैप्टर का। यही बताया है मैंने, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है पाचन और अवशोषण। इसमें से चैप्टर में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पाचन के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे अवशोषण के बारे में। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पाचन के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे अवशोषण के बारे में। ठीक है? तो जो हमारा पाचन था वो टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, जो हमारा टॉपिक था पाचन वह कंप्लीट होता है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड टॉपिक और लास्ट टॉपिक, अवशोषण। जैसे ही हम अवशोषण पढ़ लेंगे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। ठीक है, चैप्टर का दूसरा पार्ट कौन सा है? हमारा अवशोषण। तो अवशोषण क्या होता है? अवशोषण क्या होता है? हम लोगों ने क्या करा? पाचन में क्या करा? भोजन के बड़े बड़े अणु थे, भोजन के बड़े बड़े अणुओं को किसमें तोड़ा? सरल अणुओं में। यही किया हमने पाचन में। पूरे पाचन के अंदर हम लोगों ने यही किया कि भोजन के बड़े अणुओं को हमने किसमें तोड़ा? सरल अणुओं में तोड़ा। ठीक है,
अब इनको हमने सरल अणुओं में क्यों तोड़ा? इनको हमने सरल अणुओं में इसलिए तोड़ा ताकि यह हमारे रक्त में आसानी से घुलनशील हो सके और जहाँ पर भी इनकी ज़रूरत है वहाँ पर सप्लाई हो जाए। ठीक है? इसीलिए हम लोगों ने पाचन किया। तो अवशोषण क्या है? देखो, अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद यांत्रिक म्यूकोसा से, मतलब ये क्या बोल रहा है, पाचन से जो भी हमें उत्पाद प्राप्त हुआ है, पाचन में हमने क्या करा, बड़े अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ा। तो अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद का म्यूकोसा से निकलकर रक्त या फिर लसिका में प्रवेश करना। क्या करना? रक्त या फिर लसिका में प्रवेश करना। ठीक है, मतलब इनका ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाना या फिर रक्त में मिल जाना। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया ये क्या बोल रहा है, यांत्रिक म्यूकोसा। मैंने जब आपको आहार नाल बताया था तो मैंने आपको बताया कि आहार नाल की कितनी परतें होती है, 4 परतें। ठीक है, सबसे बाहरी सिरोसा, फिर मस्कुलैरिस, फिर सब म्यूकोसा और सबसे आंतरिक परत क्या है, म्यूकोसा। तो ये जो पचित भोजन है, ये वाला सरल भोजन, ये कहाँ है, म्यूकोसा के अंदर। ठीक है, कहाँ है, म्यूकोसा के अंदर। तो ये बोल रहा है डेफिनेशन कि अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त यांत्रिक म्यूकोसा, मतलब पाचन से जो भी उत्पाद प्राप्त हो रहा है ये कहाँ पर है, हमारी म्यूकोसा के अंदर। कहाँ पर है, म्यूकोसा। तो पाचन से प्राप्त उत्पाद यांत्रिक म्यूकोसा से रक्त वाहिनी में चला जाए, रक्त वाहिनी और लसिका में चला जाए। ये आपकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, बिल्कुल एज इट इज। कहाँ पर चला जाए, रक्त और लसिका में प्रवेश कर जाए। तो ये क्या है, ये हमारी आहार नाली की सबसे भीतरी परत हो गई। फिर कौन सी आएगी, सब म्यूकोसा। ठीक है, फिर आएगी मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस परत दो भाग होते हैं उसके, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर, बाह्य अनुदैर्ध्य और आंतरिक वर्तुल। ठीक है, और सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, सिरोसा। तो क्या करा हम लोगों ने, भोजन के जटिल अणुओं को किसमें परिवर्तित किया, सरल अणुओं में। हम लोगों ने भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करा और ये प्रक्रिया कहाँ पर हुई, हमारी आहार नाल में। आहार नाल की कौन सी परत के अंदर, आहार नाल की जो म्यूकोसा परत है उसके अंदर। तो ये डेफिनेशन क्या बोल रही है, अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद यांत्रिक म्यूकोसा से निकलकर रक्त या फिर लसिका में प्रवेश करे। तो ये बोल रहा है जो भी यह पदार्थ है जिसका हमने क्या किया है, पाचन, ये पदार्थ अब कहाँ चला जाए, रक्त में। कहाँ चला जाए, रक्त में या फिर लसिका के अंदर। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवशोषण। क्लियर है कि अवशोषण क्या है, किसी भी पदार्थ का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो हमारा पाचन में या फिर पाचन से प्राप्त उत्पाद यांत्रिक म्यूकोसा से निकलकर रक्त और लसिका में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो अब पाचन या फिर जो भी पाचन कहाँ पर हुआ, पाचन हुआ हमारी आहार नाल में। तो इसका उत्पाद कहाँ पर होगा, हमारी आहार नाल में। इसीलिए जो हमारा पाचन से प्राप्त उत्पाद कहाँ पर है, हमारी म्यूकोसा में है, हमारी आहार नाल में। तो ये डेफिनेशन क्या बोल रही है, पाचन से प्राप्त उत्पाद का म्यूकोसा से निकलकर कहाँ चले जाना, पाचन से प्राप्त उत्पाद का म्यूकोसा से निकलकर रक्त और लसिका में चले जाना क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। ठीक है, अब देखो अवशोषण। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अवशोषण कितने प्रकार से होता है। अवशोषण 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। देखो, सबसे पहला निष्क्रिय अवशोषण, दूसरा सक्रिय अवशोषण, तीसरा सुसाध्य अवशोषण। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निष्क्रिय अवशोषण। ठीक है, यहाँ पर कोई भी पदार्थ है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर पदार्थ की मात्रा कम है। तो आपको पता होगा कि कोई भी पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करता है और इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। विसरण सुना है आप लोगों ने कि कोई भी पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, विसरण।
आप लोग देखते हैं कि अगर आपने कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाई है तो उसकी खुशबू थोड़ी देर बाद में पूरे कमरे में हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाते हैं और क्या होता है, वो पूरा वितरित हो जाता है। तो देखो, कोई भी पदार्थ जब अपनी अधिक मात्रा से कोई भी पदार्थ जब अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ क्या करता है, गति करता है, तो क्या होता है, क्या कहलाता है, निष्क्रिय अवशोषण। क्यों? क्योंकि कोई भी पदार्थ जब अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। किसकी आवश्यकता नहीं होगी? ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे, निष्क्रिय अवशोषण। तो निष्क्रिय अवशोषण क्या होता है, विसरण जैसा ही होता है कि कोई भी पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ या फिर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाता है। देखो, ये क्या है, हमारी म्यूकोसा, और इस म्यूकोसा में क्या है, हमारा पचित भोजन, ठीक है, और ये क्या है, हमारी रक्त वाहिनी, ठीक है, ये क्या है, रक्त वाहिनी। अब क्या होता है, म्यूकोसा के अंदर तो क्या है, बहुत सारा पचित उत्पाद है, ठीक है, बहुत सारा पाचित भोजन है, पर जो ये रक्त वाहिनी है, इसके अंदर जो रक्त है, उसके अंदर तो पचित उत्पाद या फिर पचित भोजन नहीं है। तो पचित भोजन की या फिर हम बोल सकते हैं भोजन की मात्रा कहाँ ज्यादा है, यहाँ, और इसके अंदर कम। तो कोई भी पदार्थ जब अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाता है, मतलब आहार नाल से रक्त वाहिनी में जाता है। क्यों? क्योंकि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जा रहा है, तो आहार नाल के अंदर भोजन ज्यादा है और रक्त में कम है, तो वहां से भोजन कहाँ जाएगा, हमारी रक्त वाहिनी में, रक्त के अंदर। तो इसमें कोई भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, और यही क्या कहलाता है, हमारा निष्क्रिय अवशोषण। ठीक है, तो अवशोषण का जो पहला प्रकार होता है वह क्या होता है कि कोई भी पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, कोई भी पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करता है, और यह सांद्रता प्रवणता की तरफ ही होता है, और यहाँ पर ऊर्जा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इसका नाम क्या होता है, निष्क्रिय, निष्क्रिय अवशोषण। क्या होता है, निष्क्रिय अवशोषण, ठीक है। फिर आता है हमारा सेकंड टाइप, सक्रिय अवशोषण। क्या होता है, सक्रिय अवशोषण। तो निष्क्रिय अवशोषण क्या है कि कोई भी पदार्थ अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ अगर गति करता है, तो उसमें कोई भी ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है, और वह अवशोषण क्या कहलाता है, सक्रिय अवशोष सॉरी निष्क्रिय अवशोषण कहलाता है, ठीक है। जैसे हमारी आहार नाल के अंदर भोजन ज्यादा है, हमारी रक्त वाहिनी में जो रक्त है उसमें भोजन कम है, तो वहां पर जो भी पचित भोजन होगा वो कहाँ पर जाएगा, हमारी रक्त वाहिनी के अंदर जाएगा। क्लियर है? ये था हमारा निष्क्रिय अवशोषण। निष्क्रिय क्यों बोला, कि कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, ठीक है। फिर आता है सक्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण क्या होगा कि कोई भी पदार्थ अपनी कम मात्रा से, कोई भी पदार्थ अपनी कम मात्रा से कहाँ गति करेगा, ज्यादा मात्रा की तरफ। कोई भी पदार्थ जब अपनी कम मात्रा से ज्यादा मात्रा की तरफ क्या करता है, गति करता है, तो उसमें क्या होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। क्या होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा यूज होती है, एटीपी लगता है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो कोई भी पदार्थ जब अपनी कम मात्रा से अधिक मात्रा की तरफ गति करता है, तो क्या होता है, ऊर्जा की जरूरत होती है, और इस प्रकार के अवशोषण को हम क्या बोलते हैं, सक्रिय अवशोषण। क्या बोलते हैं, सक्रिय अवशोषण। क्लियर है? देखो, ये हमारी आहार नाल, मान लो इसमें बहुत सारे अमीनो अम्ल है, ठीक है, 2 अमीनो अम्ल है, और ये हमारी रक्त वाहिनी, इसमें भी बहुत सारे अमीनो अम्ल है, ठीक है। ये हमारी रक्त वाहिनी के अंदर जो रक्त है, इसके अंदर अमीनो अम्ल ऑलरेडी है, ठीक है। अब ये जो 2 अमीनो अम्ल है, इसको भी इस रक्त वाहिनी में जाना है,
ये आहार नाल के अंदर क्या करेंगे, ये रक्त वाहिनी में जाएंगे और रक्त के साथ जहां पर भी इनकी जरूरत होगी वहां पर चले जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि इनका अवशोषण होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मात्रा कम है, यहाँ पर मात्रा ज्यादा है। मैंने बताया निष्क्रिय के अंदर तो कोई भी पदार्थ ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाता है, पर यहाँ पर तो गति होगी ही नहीं। तो इस वाले अमीनो अम्ल को यहाँ पर भेजने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम कौन सा अवशोषण यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सक्रिय अवशोषण। समझ रहे हैं कि सक्रिय अवशोषण कहाँ पर यूज करते हैं, कि किसी भी पदार्थ की कम मात्रा से अधिक मात्रा की तरफ अगर हमें भेजना हो तो हम क्या यूज करते हैं, सक्रिय अवशोषण। देखो आहार नाल के अंदर अमीनो अम्ल कम है, हमारी रक्त वाहिनी है उसके अंदर अमीनो अम्ल ज्यादा है। अब पर जो आहार नाल में एक दो अमीनो अम्ल बचे हैं, इन्हें भी तो हमें हमारी रक्त वाहिनी में भेजना है, तो हम कैसे भेजेंगे, सक्रिय अवशोषण के द्वारा। सक्रिय अवशोषण में क्या होता है, कोई भी पदार्थ कम मात्रा से अधिक मात्रा की तरफ गति करता है, मतलब ये वाले अमीनो अम्ल यहाँ पर गति करेंगे, पर एक कंडीशन है, यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर होगी हमारी ऊर्जा का यूज, यहाँ पर लगेंगे ऊर्जा लगेगी, ठीक है, एनर्जी लगेगी। ठीक है, वहीं जो हमारा निष्क्रिय वाला था उसमें कोई भी पदार्थ ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जा रहा था तो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी, परंतु सक्रिय वाले अवशोषण में कम मात्रा से अधिक की मात्रा की तरफ जाते हैं। यह चीज सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होती है, इसीलिए यहाँ पर ऊर्जा की जरूरत होती है। क्लियर है? तो निष्क्रिय अवशोषण क्या होता है, कोई भी पदार्थ अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ गति करता है तो उसे हम बोलते हैं निष्क्रिय अवशोषण, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आता है हमारा सक्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण के अंदर क्या होता है, सक्रिय अवशोषण के अंदर हमारा कोई भी पदार्थ कम मात्रा से अधिक मात्रा की तरफ गति करता है, यह इसमें ऊर्जा की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि यह सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होती है। क्लियर है? सांद्रता प्रवणता क्या होता है, कोई भी पदार्थ अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाता है तो उसे नॉर्मल होता है। फिर आता है सुसाध्य। ठीक है, फिर क्या आता है, सुसाध्य। तो हम क्या बात करने वाले हैं, सुसाध्य अवशोषण। जब कोई भी कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने के लिए, कोई भी कण या फिर अणु अणु यहां से यहां क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है, क्या करेगा, गति करेगा। इसके लिए क्या यूज करेगा, इसके लिए वो यूज में लेगा, इसके लिए वो यूज में लेगा कोई भी आयन। तो जब कोई भी पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसकी मदद लेता है, आयन की मदद लेता है। जब कोई भी पदार्थ या फिर कोई भी अणु या फिर कोई भी कण या फिर आप बोल सकते हो कोई भी पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसकी मदद लेता है, कोई भी आयन की। देखो ये हमारी आहार नाल, इसमें क्या है, फ्रक्टोज है, मान लो क्या है, फ्रक्टोज। यहाँ पर क्या है, रक्त वाहिनी, इसमें क्या है, रक्त है। तो इस फ्रक्टोज को यहाँ से यहाँ पर जाना है, परंतु जब फ्रक्टोज आहार नाल से रक्त में जाएगा तो किसकी मदद के द्वारा जाएगा, जब सोडियम होगा तभी ये वहां पर जाएगा। मतलब फ्रक्टोज अगर सोडियम नहीं होगा तो वह रक्त वाहिनी के रक्त के अंदर नहीं जाएगा। क्लियर है कि जब कोई भी पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना किसके द्वारा हो, किसी भी आयन के द्वारा हो, मतलब फ्रक्टोज रक्त वाहिनी में तभी जाएगा तब वहां पर सोडियम आयन उपस्थित होगा। ठीक है, तब वहां पर सोडियम आयन उपस्थित होगा तो वह क्या कहलाएगा हमारा, वह हमारा कहलाएगा सुसाध्य विसरण। ठीक है, सुसाध्य विसरण। क्लियर है? सुसाध्य विसरण क्या है कि कोई भी पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसका काम में ले रहा है, किसको यूज में ले रहा है, आयन को यूज में ले रहा है। तो अगर एनर्जी यूज नहीं है तो उसे हम बोलते हैं निष्क्रिय अवशोषण। ठीक है, और एनर्जी यूज है तो हम सक्रिय अवशोषण। और कोई भी आयन की मदद से है, जैसे सोडियम आयन की मदद से है, कोई भी आयन की मदद से है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुसाध्य विसरण। ठीक है, तो देखो
तो निष्क्रिय अवशोषण में क्या होता है, ऊर्जा नहीं लगती है, ऊर्जा नहीं लगती है, ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ, ठीक है। इसमें ऊर्जा लगती है, लगती नहीं लगती है, लगती है, इसमें ऊर्जा लगती है, ठीक है। और इसमें आयन की मदद से, जैसे फ्रक्टोज कौन से आयन की मदद से, सोडियम आयन के द्वारा ही क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, ठीक है। क्लियर है, तो हम देखते हैं थोड़ा सा। देखो अब हम लोगों ने भोजन खाया, ठीक है। अभी अभी मैंने जस्ट बताया कि हम लोगों ने जो भोजन खाया उसके अंदर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा हमने ग्लूकोज में, प्रोटीन को तोड़ा हमने अमीनो अम्ल में, आयंस, ठीक है। तो देखो हमारे भोजन में जो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, ये डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, क्लोराइड आयन, ठीक है, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, क्लोराइड आयन आदि थोड़ी मात्रा में सरल विसरण प्रक्रिया द्वारा रक्त में पहुंच जाते हैं। इन पदार्थों का रक्त में पहुंचना सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करता है। तो ये लाइन क्या बोल रही है कि जो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और क्लोराइड है, क्या है, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और क्लोराइड आयन है, यह तीनों किसके द्वारा जाते हैं, किसके द्वारा जाते हैं, सरल विसरण प्रक्रिया द्वारा, मतलब निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा। ऊर्जा नहीं लगती। कोई भी पदार्थ कैसे गति करेगा, अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ गति करेगा। क्लियर है कि जो हमारे भोजन के अंदर या फिर आहार नाल के अंदर जिन पदार्थ का पाचन हुआ है उसमें जो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और क्लोराइड आयन है कि थोड़ी मात्रा में सरल विसरण प्रक्रिया द्वारा रक्त में पहुंच जाते हैं, मतलब किसके द्वारा, अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाएंगे और ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। और जब ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, निष्क्रिय अवशोषण। क्लियर है। तो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, क्लोराइड आयन किसके द्वारा जाते हैं, सरल विसरण विधि द्वारा। और विसरण क्या होता है कि कोई भी पदार्थ अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं विसरण। क्लियर है। और विसरण में किसी भी प्रकार की एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर। फिर आता है सक्रिय परिवहन, सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है। क्या होता है, सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध, जिनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सक्रिय परिवहन, मतलब कोई भी पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है तो वह किसके द्वारा जा रहा है, सक्रिय परिवहन के द्वारा ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक है। विभिन्न पोषक तत्व जैसे अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, मोनोसेक्राइड तथा सोडियम आयन में रक्त का अवशोषण इसी विधि द्वारा होता है। किस किस का, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, सोडियम आयन, क्या है, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और सोडियम आयन। ग्लूकोज भी कौन सा, मोनोसेक्राइड, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सक्रिय अवशोषण में क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जो भी हमारी आहार नाल के अंदर जो भी अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और सोडियम आयन है उनका पाचन या फिर उनका अवशोषण कैसे होता है, उनका अवशोषण होता है सक्रिय रूप से। कैसे, मतलब ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। अभी अभी तो हम लोगों ने जस्ट बात करी कि जो हमारा ग्लूकोज, अमीनो अम्ल है इनका तो निष्क्रिय अवशोषण हो रहा है। फिर हम लोगों ने बात करी इनका सक्रिय अवशोषण हो रहा है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्लूकोज और अमीनो अम्ल का सक्रिय अवशोषण हो रहा है। तो एक साथ दोनों का निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण कैसे हो सकता है, या तो ये वाली चीज गलत है या फिर वो वाली चीज गलत है। कि यहाँ पर हम लोगों ने बता दिया कि यहाँ पर इनका क्या हो रहा है, निष्क्रिय अवशोषण हो रहा है, किसका, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल का, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने बताया कि जो अमीनो अम्ल है और ग्लूकोज है इनका सक्रिय अवशोषण हो रहा है। तो दोनों चीजें एक साथ से सही कैसे हो सकती है, ठीक है, दोनों में से एक चीज गलत होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, दोनों ही चीज अपनी जगह सही है। देखो क्या होता है, ये क्या है, हमारी आहार नाल,
इसमें क्या है, अमीनो अम्ल बहुत सारे, और ये क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, जी से मैंने ग्लूकोज बना दिया और ये ए से अमीनो अम्ल। ये हमारी रक्तवाहिनी। अब क्या है स्टार्टिंग के अंदर, कहाँ पर, स्टार्टिंग में, शुरुआत में, शुरुआत के अंदर रक्तवाहिनी में क्या थे, अमीनो अम्ल ग्लूकोज बिल्कुल नहीं थे, और हमारी आहार नाल के अंदर बहुत सारे अमीनो अम्ल ग्लूकोज थे। तो यह अमीनो अम्ल शुरुआत के अंदर जब यहाँ से रक्तवाहिनी में जाएंगे ना, तो यहाँ से क्या है, अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ, तो क्या हो गया, निष्क्रिय। क्या हो गया, निष्क्रिय। ठीक है, फिर बात करते हैं कुछ देर बाद की, मतलब 1-2 घंटे बाद की। 1-2 घंटे के बाद में सारे अमीनो अम्ल और सारे ग्लूकोज कहाँ आ जाएंगे, हमारी रक्त वाहिनी में। ठीक है, ये ग्लूकोज ग्लूकोज, ये अमीनो अम्ल। अब देखो यहाँ पर कुछ ग्लूकोज के अणु और कुछ अमीनो अम्ल रह गए हैं। ठीक है, शुरुआत के अंदर तो आहार नाल के अंदर अमीनो अम्ल और ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है, तो क्या होता है, और आहार नाल के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है और रक्त वाहिनी के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है। तो शुरुआत के अंदर तो ग्लूकोज और अमीनो अम्ल का निष्क्रिय अवशोषण होता है, मतलब अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाते हैं और ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु कुछ घंटे के बाद में हमारी आहार नाल से सारा ग्लूकोज और सारा अमीनो अम्ल निकलकर चला जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, यह निष्क्रिय अवशोषण बंद हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि निष्क्रिय अवशोषण क्या होता है, अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ। ठीक है, तो अधिक मात्रा कहाँ है, यहाँ पर है। अब क्या है, ये वाला अवशोषण बंद हो जाता है, परंतु जो ये अमीनो अम्ल और ये जो ग्लूकोज के अणु रह गए हैं, इन्हें भी तो हमें रक्तवाहिनी में भेजना है। तो इन अमीनो अम्ल, बचे हुए अमीनो अम्ल और बचे हुए अमीनो अम्ल और ग्लूकोज को रक्तवाहिनी में भेजने के लिए, किसको, बचे हुए अमीनो अम्ल और ग्लूकोज को रक्तवाहिनी में भेजने के लिए हम क्या लेंगे, हम काम में लेंगे सक्रिय अवशोषण, और क्या देंगे इनको, हम इनको देंगे ऊर्जा। ठीक है, और क्या देंगे, ऊर्जा, और फिर ये वाले सारे कहाँ पर चले जाएंगे, हमारी रक्त वाहिनी में। ठीक है, तो कुछ देर बाद में, तो स्टार्टिंग के अंदर ध्यान से सुनना, शुरुआत के अंदर तो अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का कौन सा अवशोषण होता है, निष्क्रिय अवशोषण होता है। मतलब स्टार्टिंग के अंदर अमीनो अम्ल और ग्लूकोज सरल विसरण विधि द्वारा क्या होते हैं, रक्त में प्रवेश करते हैं। परंतु कुछ समय पश्चात जब आहार नाल के अंदर अमीनो अम्ल की मात्रा कम और रक्त वाहिनी की रक्त में अमीनो अम्ल ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तब अमीनो अम्ल रक्त में कैसे जाते हैं, तब वह जाते हैं हमारे सक्रिय अवशोषण के द्वारा, और वहां पर क्या लगती है, ऊर्जा। तो क्लियर है, कि अमीनो अम्ल ग्लूकोज शुरुआत में उनका अवशोषण कैसे होता है, निष्क्रिय रूप से, कोई भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु कुछ समय के बाद में उसके अवशोषण के लिए किसकी जरूरत होती है, ऊर्जा की अवशोषण की जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि रक्त के अंदर उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है और उसके अंदर कम। देखो, सक्रिय परिवहन सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विभिन्न पोषक तत्व जैसे अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड तथा सोडियम आयन विद्युत अपघट है, रक्त में इसी विधि द्वारा अवशोषण होता है। क्लियर है, अब देखो, अब आता है थर्ड, सुसाध्य विसरण। जबकि फ्रक्टोज और कुछ अमीनो अम्ल, इनको डायरेक्ट याद करना, फ्रक्टोज और कुछ अमीनो अम्ल, यह डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, तो फ्रक्टोज और कुछ अमीनो अम्ल का परिवहन वाहक अणुओं जैसे सोडियम आयन की मदद से पूरा होता है। इस क्रिया को सुसाध्य विसरण कहते हैं। यही बताया मैंने कि फ्रक्टोज का परिवहन, कि जो हमारा फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा जाएगा, सोडियम आयन की मदद से। तो फ्रक्टोज और कुछ अमीनो अम्ल का परिवहन वाहक अणुओं के द्वारा होता है, जैसे सोडियम आयन, और इस प्रकार के विसरण को हम क्या कहते हैं, सुसाध्य विसरण। ठीक है, जब कोई भी आयन की मदद से क्या हो, विसरण हो, तो उसे हम बोलते हैं सुसाध्य विसरण। फिर आता है जल का परिवहन, कि जल का परिवहन किस प्रकार होता है, तो जल का परिवहन होता है परासरण के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा।
ठीक है। तो जल का परिवहन परासरण प्रवणता पर निर्भर करता है। मतलब जल का परिवहन कैसे होता है? जल का परिवहन होता है परासरण के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि सुसाध्य अवशोषण क्या होता है और कौन सा निष्क्रिय अवशोषण है, सुसाध्य अवशोषण क्या होता है और सक्रिय अवशोषण क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि हमारे मुख में किस प्रकार से अवशोषण होता है और कौन कौन से पदार्थों का अवशोषण होता है। क्लियर है? आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।